कि इस क्लास में हम लोग हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाएंगे और आपको दो मेथड मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे। आज तीसरा मेथड हम लोग शुरू करेंगे, तो आप लोग हेडिंग लगा लें थर्ड मेथड की, अपने रजिस्टर निकाल लें जल्दी से। तीसरा मेथड और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। आप लोग तीसरा मेथड देख लीजिए। और इसका नाम है thermal decomposition of hydrides like methane and ammonia. Now, what is thermal decomposition? Thermal decomposition is a type of chemical reaction in which a single compound splits up into two or more fragments by the application of heat in the absence of air. यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब हम किसी कंपाउंड को गर्म करते हैं तो वो कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स में, अपने फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। इस अमल को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, इसे क्रैकिंग भी कहते हैं। तो अब हमने एक थर्मल डिकम्पोजिशन करनी है मीथेन की और अमोनिया की। मीथेन is a main component of natural gas. Natural gas is a mixture of different hydrocarbons, alkanes, but the main component of natural gas is methane. और दूसरी जो हमने हाइड्राइड लेना है उसका नाम है अमोनिया। तो ये दो कंपाउंड की हमने डिकम्पोजिशन करनी है। ये डिकम्पोजिशन कैसे होगी ये मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। अब आप लोग बोर्ड पर आइए और देखिए। जो कि एक गैस है और ये नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करें 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये टूट जाती है अपने कंपोनेंट्स में। इस तरीके से ये टूट जाएगी स्टूडेंट्स। ये क्रैकिंग या बॉन्ड ब्रेकिंग का निशान है, डॉटेड लाइंस। तो मीथेन अपने कंपोनेंट में टूट जाएगी, कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है। हाइड्रोजन चूंकि गैस है तो हम एक अपर एरो उसके साथ लगाएंगे जो कि गैस या एवोल्यूशन ऑफ गैस का निशान है कि जो कार्बन हासिल हो रहा है इस कार्बन को कार्बन ब्लैक या काजल कहते हैं। इसके बहुत सारे इस्तेमाल है जो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप गौर से मुझे ये बताइए कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। इक्वेशन बैलेंस है? इक्वेशन बैलेंस है या नहीं? इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। कार्बन हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ओके, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब मेरा सवाल यह है कि आप कार्बन और हाइड्रोजन को अलहदा कैसे करेंगे। तो जवाब, हमें कार्बन और हाइड्रोजन को अलहदा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी अलग अलग है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है। तो सेपरेशन का कोई इशू नहीं है। आइए अब कार्बन ब्लैक के इस्तेमाल सुन लीजिए। कार्बन ब्लैक का पहला इस्तेमाल है, कार्बन ब्लैक फिलर के तौर पर इस्तेमाल होता है।
टायर इंडस्ट्री में। इसका दूसरा इस्तेमाल ब्लैक इंक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक इंक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटर की ब्लैक इंक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कार्बन ब्लैक के दो इस्तेमाल आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप देखिए एक और डिकम्पोजिशन, और वो डिकम्पोजिशन है अमोनिया की। अमोनिया भी गैस होती है। तो अगर हम अमोनिया को गर्म करें ऑक्सीजन की एब्सेंस में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अमोनिया डिकम्पोज हो जाती है अपने कंपोनेंट्स में, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में, और ये दोनों गैस है। बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6, तो 6 करने के लिए हाइड्रोजन से पहले 3 आ जाएगा, 3 2 6, और इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम नाइट्रोजन को कैसे अलग करेंगे हाइड्रोजन से, दोनों गैसेज है। जवाब आपको याद होगा, वाटर गैस में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कैसे अलग किया था, ठंडा करके, लिक्विफिकेशन के जरिए। दो गैसों को हम अलग करते हैं कूल करके। तो हम नाइट्रोजन को कूल करेंगे -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन लिक्विड बन जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। इज इट क्लियर? कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ये है तीसरा तरीका हाइड्रोजन बनाने का। लेकिन ये जो अमोनिया से हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है हाइड्रोजन बनाने का, क्योंकि अमोनिया तो खुद हाइड्रोजन से बनाते हैं इसके रिवर्स रिएक्शन के जरिए। इसको हैबर प्रोसेस कहते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है अमोनिया से हाइड्रोजन बनाने का। हाँ, ऊपर वाला तरीका अच्छा है, मीथेन से, मीथेन की क्रैकिंग से हाइड्रोजन बनती है, साथ में कार्बन ब्लैक भी मिल रहा है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये था जनाब हमारा तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका शुरू करते हैं। ओके, चौथा तरीका का नाम आप लोग नोट करें अपने पास। इसका नाम है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या निकल प्लेटेड इलेक्ट्रोड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चौथा तरीका इलेक्ट्रोलिसिस है, और इलेक्ट्रोलिसिस जाहिर सी बात है किसी सेल में की जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो और से सुनिए, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड एंड कलेक्टेड एट कैथोड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ acidulated water. Pure water is not a good conductor of electricity. However, it is made conductor by adding a small amount of acid or base or salt. स्टूडेंट्स, वाटर में से बिजली पास नहीं होती। प्योर वाटर पुअर इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन वाटर को इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हम वाटर के अंदर चंद खतरे एसिड के या चंद खतरे बेस के डाल देंगे, जिसकी बिना पर एसिड, बेस या सॉल्ट जो खुद इलेक्ट्रोलाइट है, वो वाटर को भी इलेक्ट्रोलाइट बना देंगे। और जब ऐसे पानी से जिसपे चंद खतरे एसिड और बेस के पड़े हुए हों, जब हम बिजली पास करेंगे तो वाटर जो है वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा,
और दो गैसेस बनेंगी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनेगी और ऑक्सीजन गैस एनोड पर बनेगी। ये इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की निकल प्लेटेड इलेक्ट्रोड्स या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स की मौजूदगी में की जाती है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। कैथोड और एनोड के बीच में एक दीवार होती है पोरस, जिसको पोरस डायफ्राम कहते हैं, और ये डायफ्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो कैथोड और एनोड पर बनेंगे उनको मिक्सअप होने से रोकता है। तो आइए बोर्ड पर देखिए इस मेथड को। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन देखिए। वाटर लिक्विड वाटर है, इसमें हम चंद कतरे फ्यू ड्रॉप्स एसिड के डालेंगे, चंद कतरे ड्रॉप्स ऑफ HCl और H2SO4 डालेंगे, और H2SO4 और HCl दोनों ही पानी में H पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे। फिर हम इस वाटर में से करंट पास करेंगे तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, और इस इलेक्ट्रोलिसिस से दो प्रोडक्ट बनेंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करते, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 to the 4 हो गए तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा कैसे करेंगे। ये दोनों गैसेज है, जी फिजा बताइए। एल्सा वेरी गुड, वेरी गुड। तामिमन साहब वेरी गुड, वेरी गुड। लिक्विफाइज वर्दा वेरी गुड। And you all are wrong. You all are wrong. वाह भाई वाह, सबके सब गलत, सब गलत, सब गलत। और बात यह है, मैंने अभी बताया था कि हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर बनेगी, और इन दोनों के दरमियान पोरस डायफ्राम है। पोरस डायफ्राम है जो इन दोनों को अलहदा रखेगा, और इनको सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी सेपरेटेड है। आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रही है भाई? सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर बना है, और इन दोनों के दरमियान एक दीवार है, उस दीवार को कहते हैं पोरस डायफ्राम। इज इट क्लियर? कॉपी कर लो। अब गौर से एक बात की सुन लो कि हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम बन रहे हैं इस रिएक्शन में, और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम बन रहा है। ये इलेक्ट्रोलिसिस एक खास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में की जाती है, जिसे कहते हैं हॉफमैन्स वोल्टामीटर। हॉफमैन्स वोल्टामीटर। ये इलेक्ट्रोलिसिस एक खास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करते हैं, जिसका नाम है हॉफमैन्स वोल्टामीटर। इज इट क्लियर टू यू? तो नोट कर ले, ये हमारा चौथा तरीका था, और अब हम 5वां तरीका शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट मेथड है, लेकिन हाइड्रोजन बनाने के 5 नहीं 6 तरीके हैं, लेकिन छठा तरीका आपको मालूम है आपके कोर्स में नहीं है।
अगर आप कहेंगे तो पढ़ा देंगे, वरना आगे बढ़ेंगे, नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। Students, any question please ask. तो शुरू करते हैं। पांचवा तरीका मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। पांचवें तरीके का नाम है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन किसे कहते हैं? ब्राइन कहते हैं नमक के कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन को, यानी NaCl का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, गाढ़ा सोल्यूशन होता है, उसको ब्राइन कहते हैं। आर यू गेटिंग? what is this method? तो सुने गौर से। हाइड्रोजन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड एज ए यूजफुल बाय प्रोडक्ट in the manufacture of sodium hydroxide and chlorine by the electrolysis of brine, which is a saturated solution of NaCl in electrolytic cells like Nelson cell और कास्टर-गिल्नर सेल। तो बच्चों, ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स मौजूद हैं। एक का नाम है नेल्सन सेल और एक का नाम है कास्टर-गिल्नर सेल, और ये दोनों सेल आपको पढ़ाए जाएंगे चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक में। हाइड्रोजन ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से एज ए यूजफुल बाय प्रोडक्ट हासिल होती है, यानी ये मेन प्रोडक्ट नहीं होती, ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होती है। और असल में जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन है वो हम क्लोरीन या फिर NaOH को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं। तो कैसी होगी ये इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाई जाएगी। फिलहाल इसका ओवरऑल रिएक्शन आपको दिखा देते हैं। आइए चले बोर्ड के ऊपर। ये आपको पांचवा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा रहे हैं। इसका नाम है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज NaCl concentrated saturated aqueous solution। ये इन दोनों का जो मिक्सचर है वो कहलाता है ब्राइन। इस ब्राइन में से हमने करंट पास करना है और इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, और तीन चीजें बनेगी इस रिएक्शन में। पहली चीज बनेगी NaOH, दूसरी चीज बनेगी क्लोरीन गैस, और तीसरी चीज बनेगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन कैथोड पर बनेगी और ऑक्सीजन एनोड पर बनेगी। इसको बैलेंस करते हैं तो आप चेक करें, सोडियम 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है। तो एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, लेकिन जिनके नीचे 2 है उनको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारे पास तीन प्रोडक्ट बनेंगे। NaOH ये मेन प्रोडक्ट है, क्लोरीन ये मेन प्रोडक्ट है,
हाइड्रोजन जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट बनेगा, यानी इजाफी प्रोडक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू यू सेपरेट क्लोरीन गैस फ्रॉम हाइड्रोजन गैस? कैसे अलग करेंगे इन दोनों गैसों को? जी स्टूडेंट्स, कैसे अलग करेंगे? और हमें बिल्कुल सही है आंसर मोतीबा, वेरी गुड, जबरदस्त। ये दोनों गैसें ऑलरेडी सेपरेटेड है, एक कैथोड पर और एक एनोड पर हासिल हो रही है, और इन दोनों के दरमियान डायफ्राम मौजूद है एक सेल में, और दूसरे सेल में हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग सेल कंपार्टमेंट में बनेंगे। हाइड्रोजन अलग जगह पे बनेगी, क्लोरीन अलग जगह पे बनेगी, तो इनकी मिक्सिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दैट इज द फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कॉपी कर लें जी। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश अनील, इज अ वेरी गुड आंसर, शाबाश। कीप इट अप बेटा, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, शाबाश। 5 मेथड हो गए जी, हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन खत्म हो गई। छठा मेथड पढ़ना है तो बता दो बेटा। 6th मेथड, छठा मेथड, जिसका नाम है लेंस प्रोसेस, पढ़ना है। वर्दा ने कहा पढ़ना है, औरों को नहीं पढ़ना भाई, लग रहा है। पेपर में नहीं आएगा, कहा पेपर में नहीं आएगा बेटा। अच्छा भाई, तो फिर कहा पढ़ लो यार, थोड़ा सा तो छोटा सा तो है यार, पढ़ लो। अच्छा है, जरा सा नॉलेज बढ़ेगी, मजे का है रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन है। तो नंबर 6 की हेडिंग लगाओ, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम। हेडिंग लगाओ, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन रेड हॉट आयरन। बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन रेड हॉट आयरन। By the action of steam on red hot iron. जी लिख ली हेडिंग, by the action of steam on red hot iron। ब्रैकेट में लिखो लेंस प्रोसेस, लेंस प्रोसेस। चलो बेटा देखो, सबसे पहले हम आयरन को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, इतना कि ये रेड हॉट हो जाए, और फिर रेड हॉट आयरन पर से स्टीम पास करेंगे। आयरन मस्ट बी रेड हॉट। जैसे ही पास करेंगे, आयरन कन्वर्ट हो जाएगा अपने ऑक्साइड में, Fe3O4 में, जो कि सॉलिड है, और हाइड्रोजन गैस बनेगी। बुनियादी तौर पर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी आयरन जो है यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बैलेंस करते हैं,
आयरन 3 है, यहाँ पे 3 लगाते हैं। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 4 लगाते हैं। हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पे 4 लगाते हैं। देखा आपने स्टूडेंट, कितना आसान सा मेथड था, आप लोग परेशान हो रहे थे। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि Fe3O4 का नाम क्या है। Fe3O4 का नाम क्या है? फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था मैंने इसका नाम। नहीं बेटा, आयरन ऑक्साइड नहीं, इसका नाम है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। इसका नाम है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। Fe3O4 मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ, पहला टॉपिक। और अब हम दूसरा टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में second topic of chapter number 2, and the name of the topic is binary compounds of hydrogen, also called hydrides and its types। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा बाइनरी कंपाउंड क्या है। बाइनरी कंपाउंड समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपाउंड की कितनी टाइप्स होती है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की तादाद के लिहाज से कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स, और दूसरी टाइप को कहते हैं टर्नरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड में सिर्फ दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जबकि टर्नरी कंपाउंड्स में 3 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। बाइनरी कंपाउंड के आखिर में जो सफिक्स आता है वो है आइड। तो इससे आप पहचान लेंगे कि कंपाउंड बाइनरी है या टर्नरी है। और टर्नरी के आखिर में जो सफिक्स आता है वो दो है यूजुअली। एक का नाम है आइड और दूसरे का नाम है एट। एट आइड। बात समझ गए? अब हम हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिनको हाइड्राइड्स कहते हैं। तो जो हाइड्राइड्स है, इसमें सिर्फ बाइनरी कंपाउंड्स ही इंक्लूड नहीं है, बल्कि इसमें हाइड्रोजन के कुछ टर्नरी कंपाउंड्स भी इंक्लूड है। अमूमन जो है ना, लोग डेफिनेशन हाइड्राइड्स की क्या देते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन।
अब आप बाइनरी कंपाउंड की एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगा ले एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। ये चार्ट कॉपी करके तो जल्दी आज चलाएं, टाइम कम है हमारे पास, बिल्कुल एंड पे आ गए हम लोग, 7 मिनट्स हमारे पास है सर। स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा और वहां से फिर आपको पढ़ाऊंगा। देखिए पहली टाइप बाइनरी कंपाउंड की कहलाती है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड की डेफिनेशन क्या है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत ही रफ डेफिनेशन है और मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि हाइड्राइड्स में टर्नरी कंपाउंड भी इंक्लूड है। और आप इन सबको बारी बारी आप पढ़े। फ्लोराइड्स, बाइनरी कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन कंटेनिंग फ्लोराइड आइन। जबकि मैंने यहाँ ये नहीं बोला बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन में कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग हाइड्राइड आइन, क्योंकि जरूरी नहीं कि हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन हाइड्राइड आइन की शक्ल में हो। तो ये जल्दी से आप सब कॉपी कर ले सारे बाइनरी कंपाउंड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हैलाइड, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, सल्फाइड्स, सिलिनाइड्स, टेलुराइड्स, नाइट्राइड, फॉस्फाइड्स, बोराइड्स, कार्बाइड्स। टोटल 17 बाइनरी कंपाउंड है दुनिया में। ये इनकी डेफिनेशन सबकी कॉपी कर लीजिए आप लोग, या अपने पास इसको सेव कर दें। और एक आखिरी में मैं बताना भूल गया, डाई कार्बाइड्स, जो कि कार्बाइड्स ही की टाइप है स्टूडेंट्स। तो टोटल 18 हो गए अगर हम डाई कार्बाइड्स को अलग काउंट करें तो। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। ठीक है जी, नोट कर लिया आप लोगों ने। मैं आपको ये मैसेज में सेंड भी कर देता हूँ। आ गया आप लोगों के पास, सबके पास। और अब आप हाइड्राइड की डेफिनेशन लिखिए अपने पास, साइड हेडिंग लगाएं, डेफिनेशन ऑफ हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड की डेफिनेशन यहां से आप देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन सुनिए कि हाइड्रोजन अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशंस combines with almost all elements except noble gases to form binary compound which are called hydrides. Hydrogen combines with a number of metals and non-metal forming respective hydrides. तो हाइड्रोजन बच्चों एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कुछ खास कंडीशंस में ऑलमोस्ट तमाम एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाता है सिवाय नोबल गैसेस के, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड बनाता है जिनको हाइड्राइड्स कहते हैं। लेकिन बच्चों हाइड्राइड्स में सिर्फ बाइनरी कंपाउंड ही नहीं, कुछ टर्नरी कंपाउंड भी शामिल है। तो आप देखिए जो डेफिनेशन मैंने बनाई है हाइड्राइड्स की वो क्या है
binary and some ternary compounds of hydrogen with other elements are called hydrides. Hydrides not only include binary compounds of hydrogen, but also some ternary compounds like complex hydrides and some non-stoichiometric compounds like interstitial hydrides. यानी हाइड्राइड्स के अंदर सिर्फ बाइनरी कंपाउंड्स ही शामिल नहीं है, बल्कि हाइड्राइड्स में टर्नरी कंपाउंड्स भी इंक्लूड हैं, जिनको आप कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कहते हैं, और कुछ ऐसे कंपाउंड भी शामिल है जो इनफैक्ट कंपाउंड ही नहीं है बल्कि मिक्सचर्स हैं, जिनको कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डेफिनेशन आपने सुननी है, समझनी है, इसको आप दोबारा से बोर्ड पर देख ले एक दफा फिर। हाइड्राइड की डेफिनेशन क्या है? हाइड्राइड्स की डेफिनेशन क्या है कि हाइड्राइड्स जो है वो all binary compounds of hydrogen plus some ternary compounds of hydrogen like complex hydrides, और प्लस एक और इसमें इंक्लूड करें some non-stoichiometric compounds or mixtures like interstitial hydrides, जो आप आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर। ये डेफिनेशन बनेगी जनाब हाइड्राइड की। अब जो बाकी बच्चे वो खाली ये लिखते हैं। देखिए ये आपके सामने डेफिनेशन, 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं इसमें। बाइनरी कंपाउंड का पॉइंट, टर्नरी कंपाउंड का पॉइंट और नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड का पॉइंट। बाइनरी कंपाउंड तो सभी लिखते हैं, लेकिन ये टर्नरी कंपाउंड और नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड वाला पॉइंट कोई नहीं लिखता। तो बच्चों ये डेफिनेशन मुकम्मल हुई, कल इसको दोबारा रिपीट करके फिर यहीं से आपको आगे लेके चलेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ